Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start some topics of chapter 7 alternating currents. The topics are AC circuit with a resistor, AC circuit with a inductor and AC circuit with a capacitor. So first we study about AC circuit with a pure resistor. That means we apply only a resistor with a circuit. So as we know that E equals to E naught sine omega t, where E naught is the maximum value or peak value of the EMF and I equals to E upon R. So we put the value of E in this equation and we get I equals to E naught upon R sine omega t. जैसा कि हमें पता है कि E अपॉन R क्या होता है, E अपॉन R यानी कि V अपॉन R, दैट इज क्या होता है, करंट होता है बाय ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू होता है आई आर. तो यहाँ पर V जो आपके करस्पॉन्डेंस है EMF के, सो E इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर. सो E अपॉन R को हम लिख सकते हैं I. तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी. ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R एंड R इक्वल्स टू E नॉट अपॉन I नॉट. So now plot the graph between EMF and current. As we see by the graph, here the equation first and second. यहाँ पर आप देखो इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है. दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं और दोनों का फेज भी क्या है, सेम है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस सर्किट में जिसमें कि सिर्फ रजिस्टर हमने जोड़ा हुआ है, इस सर्किट में EMF और करंट दोनों ही सेम फेज में है. यानी कि EMF जब चलता है 0 से स्टार्ट होगा तो उसी वक्त करंट भी 0 से स्टार्ट होगी और जब EMF पीक वैल्यू पर पहुंचेगा तो उसी वक्त करंट भी अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगी. दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं. नेक्स्ट, जब EMF की वैल्यू 0 होती है यहाँ पर पाई पर, तो करंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है. तो इस तरीके से यहाँ पर करंट और EMF दोनों सेम फेज में है. दोनों में से कोई भी ना तो लीड कर रहा है और ना ही दोनों में से कोई भी लैग कर रहा है. दोनों क्या है, सेम फेज पे हैं, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं. तो इसके लिए हमारा जो ग्राफ आ जाएगा वो ग्राफ हमारा जो फेजर डायग्राम जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा एक्स और वाई के बीच में आई नॉट ई नॉट. यहाँ पर आई नॉट और ई नॉट दोनों क्या है, सेम फेज में है और ओमेगा क्या है, ओमेगा टी यहाँ पर है फेज आई नॉट का और ई नॉट का. तो इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी एक ऐसा AC सर्किट जिसमें कि सिर्फ रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो उस AC सर्किट में EMF और करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं, दोनों ही साथ साथ इंक्रीज होते हैं, देन 0 होते हैं और देन फिर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वैल्यू गेन करेंगे. उसके बाद पीक वैल्यू पर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर से डिक्रीज होकर वो 0 पर आ जाएंगे. नेक्स्ट सर्किट है AC सर्किट विद अ प्योर इंडक्टर. तो यहाँ पर जो आपका AC सर्किट है, अब देखिए AC सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल सर्किट होता है उसमें हम बैटरी या सेल का यूज़ करते हैं. तो ये बैटरी या सेल जो कि DC सोर्स है, जो हमें स्टेडी करंट का अमाउंट देते हैं, स्टेडी अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करते हैं हमारे सर्किट में. यहाँ पर ये जो आपका सिंबल है ये आपका ऑक्सीलेटर है जो कि AC सोर्स है, यानी कि ये सर्किट को AC करंट जो है प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पर AC सर्किट बनाया गया है जिसमें कि सिर्फ प्योर इंडक्टर लगाया गया है. प्योर इंडक्टर का मतलब है कि इसमें सिर्फ कॉइल लगाई गई है, उसमें और कोई भी चीज़ को कनेक्ट नहीं किया गया है. सो इसके लिए EMF की इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर E नॉट क्या है, पीक वैल्यू है EMF की. और इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर के लिए होता है -L di/dt, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं.
So in order to maintain the flow of current, the applied EMF must be equal and opposite to induced EMF. ये चीज़ हम सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ चुके हैं कि जब किसी कॉइल में अप्लाइड EMF प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अप्लाइड EMF उसमें अप्लाई किया जाएगा, तो उसी वक्त उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स उस सेम कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, और वो सेम कॉइल के साथ जब वो लिंक होगा तो वो कॉइल उसको अपोज करना चाहेगी, करंट के इंक्रीजिंग अमाउंट को वो अपोज करना चाहेगी, जिसके लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी या एक उसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा, और इस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जो होगी वो अप्लाइड EMF के बराबर होगी। तो यहाँ से E इक्वल्स टू आ जाएगा LdI/dt। सो E की वैल्यू पुट करने पर E0 sin ओमेगा t इक्वल्स टू LdI/dt। अब यहाँ से हम di की वैल्यू निकाल लेंगे, di इक्वल्स टू हो जाएगा E0/L sin ओमेगा dt। अब यहाँ पर I0 क्या है, I0 है E0/ओमेगा L, सॉरी, सो यहाँ से di की वैल्यू हो जाएगी E0/L sin ओमेगा t। अब यहाँ पर टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी I इक्वल्स टू I0/ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा t। कॉस को हम चेंज कर लेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू I0 ओमेगा t माइनस π/2। अब यहाँ पर आप इस वाली इक्वेशन को, जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर हमें दोनों इक्वेशंस में फेज में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फेज है ओमेगा टी और यहाँ पर फेज है ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि जो करंट है वो पीछे है कितने फेज से, π/2 फेज से, यानी कि जो करंट है वो लैग कर रहा है कितने एंगल से, π/2 एंगल से। इसका मतलब क्या है कि जो EMF है इस प्योर इंडक्टर सर्किट में, जो EMF है वो लीड कर रहा है, वो आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका वेव डायग्राम देखते हैं तो वेव डायग्राम में जो EMF की वैल्यू आएगी वो EMF आपका लीड कर रहा है। तो जब EMF की वैल्यू 0 होती है तो उस वक्त जो करंट होता है वो π/2 फेज से पीछे है। अब जब EMF की वैल्यू अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचती है, तो जब EMF अपने पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है तो उस समय करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू 0 है। देन फिर से जब EMF डिक्रीज हो रहा है तो उस वक्त करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इस वेव डायग्राम से ये पता चल रहा है कि E जो है यानी कि EMF π/2 से लीड कर रहा है, बट I जो है वो π/2 से लैग कर रहा है। जब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से हमने फेज ले लिया है ओमेगा टी, E0 जो कि आपका साइन ओमेगा टी फेज से है, और E0 से π/2 एंगल पीछे, यानी कि E0 की जो ये स्ट्रेट लाइन है इससे हम परपेंडिकुलरली या π/2 एंगल पीछे हम I0 ड्रॉ करेंगे, क्योंकि I0 जो है वो π/2 एंगल से लैग कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो वैल्यू है E0/ओमेगा L, तो ये वैल्यू आपकी होती है I0, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने ओम्स वाली इक्वेशन से तो ये R इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा L, और R क्या होता था, R रेजिस्टेंस होता था। लेकिन यहाँ पर हम इस कॉइल के लिए या प्योर इंडक्टर के लिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक तरीके से कॉइल का या इंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम है इसका यूनिट। तो कोई भी एक ऐसा AC सर्किट जिसमें कि सिर्फ इंडक्टर जुड़ा हुआ है, उस AC सर्किट में EMF लीड करता है और करंट जो है वो लैग करती है कितने एंगल से, π/2 एंगल से। नेक्स्ट है AC सर्किट विद अ कैपेसिटर। अब हम एक ऐसा AC सर्किट ले रहे हैं जिसमें कि सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू हो जाएगा E0 sin ओमेगा t, एंड वी नो दैट Q इक्वल्स टू होता है CE।
CE यानी कि ये जो इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, और V पर हमने V की जगह पर क्या रख दिया है, E रख दिया है। ठीक है, तो ये आ गया Q इक्वल्स टू CE। अब यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो CE0 sin ओमेगा t, एंड वी नो दैट I इक्वल्स टू DQ ओवर DT पर यूनिट टाइम में फ्लोइंग चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। सो यहाँ पर Q की वैल्यू ये आ जाएगा D ओवर DT CE0 sin ओमेगा t। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, इस वाली इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C कॉस ओमेगा t आ जाएगा ये आंसर। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू I0 साइन, इसको आपने चेंज कर लिया, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर I0 की वैल्यू क्या हो गई, I0 की वैल्यू हो गई E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C जब हम इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, यानी कि I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो R की जगह पर आपका क्या आ रहा है, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस की सिमिलर है, बट ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट वही होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसको फर्स्ट को और सेकंड को यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों इक्वेशंस में से जो करंट है वो पाई बाई 2 एंगल से आगे है, यानी कि लीड कर रही है। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। साइन ओमेगा टी ई की इक्वेशन क्या कर रही है, लैग कर रही है, यानी कि करंट है, करंट आपका पहले चलेगा, उसके बाद आपकी ईएमएफ बढ़ेगी सर्किट में। तो यहाँ पर दोनों का जब वेव डायग्राम देखो, तो दोनों के वेव डायग्राम में जब ईएमएफ की वैल्यू 0 है तो उस समय करंट की वैल्यू अपनी पीक वैल्यू पर है। उसके बाद 0 से जैसे ही इंक्रीज करता है ईएमएफ, करंट अपनी पीक वैल्यू से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, और जब ईएमएफ अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचता है तो उस समय करंट अपनी 0 वैल्यू पर पहुंचती है, वो अपनी 0 वैल्यू गेन करती है। तो इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें जुड़ा हुआ है, उस सर्किट में करंट लीड करता है और ईएमएफ लैग करता है। अब इन दोनों का फेजर डायग्राम देखें, तो फेजर डायग्राम में यहाँ पर x के साथ हॉरिजॉन्टल से हम फेस ले लेंगे कितना, ओमेगा टी। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से फेस ले लिया ओमेगा टी, ये आपकी E0 की वैल्यू हो गई, और यहाँ से पाई बाई 2 एंगल आगे, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर, ई पर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें आगे दिखाना है आप करंट को, तो इस पर पाई बाई 2 एंगल आगे हमने करंट को शो कर दिया। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। तो हमने यहाँ पर सर्किट्स में देखा, जब हम सिर्फ रजिस्टर जोड़ेंगे तो उसमें करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं, साथ साथ डिक्रीज होते हैं और साथ साथ ही अपनी 0 वैल्यू गेन करते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ पाई बाई 2 एंगल से लीड करता है और करंट लैग करता है, और प्योर कैपेसिटर सर्किट में जो ईएमएफ है वो लैग करेगा और करंट लीड करेगी। करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 से करंट जो है वो लीड करेगी। वेरिएशन ऑफ एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी, एक्सएल क्या है यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन देखी थी, I0 इक्वल्स टू होता है E0 अपॉन ओमेगा एल, और जब हम ओम्स लॉ की इक्वेशन से इसे कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा XL इक्वल्स टू ओमेगा एल। और XL क्या है, XL आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 2 पाई एफ। सो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, यानी कि एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल बढ़ेगा, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी
तो XL भी कम होगा। तो यहाँ पर ग्राफ से ये पता चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वेरिएशन ऑफ XC विथ फ्रीक्वेंसी, अब हमारी जो कैपेसिटर की इक्वेशन थी उसमें I नॉट इक्वल्स टू आया था E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है आपका XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर इंडक्टिव नहीं आएगा, ये आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू हमें पता है 2 पाई N या फिर 2 पाई F होता है। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा XC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई FC। अब यहाँ पर XC और F में जरा हम रिलेशन देख लेते हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी XC कम होगा, और जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो XC ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का ग्राफ कैसा आया है, इनका ग्राफ ऐसा आया है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम इधर को चलते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो उस टाइम पर XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो लास्ट में टिप है एक, इंडक्टेंस L कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट। इंडक्टेंस L जो है वो डायरेक्ट करंट को डिक्रीज नहीं करता है, इट कैन ओनली डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करेगा, डायरेक्ट करंट पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, उस पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट को ही डिक्रीज करेगा। सेकंड, कैपेसिटेंस C अलाउ AC टू फ्लो थ्रू इट बट ब्लॉक DC। और प्योर जो कैपेसिटिव सर्किट है, यानी कि जो कैपेसिटर है वो हमारा AC को अलाउ करेगा, लेकिन DC को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर XC इक्वल्स टू हमने पढ़ा है, ये हो जाएगा XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। अब ओमेगा जो होता है वो DC के लिए क्या होगा, 0 होगा। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो XC की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। जब XC यानी कि रेजिस्टेंस जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस वक्त करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये DC को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा और AC को अलाउ करेगा, क्योंकि AC में ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा उसमें 0 नहीं होता है। बट DC में कोई भी ओमेगा की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जो DC है उसमें स्टेडी करंट का अमाउंट फ्लो करता है, तो वहाँ पर ओमेगा जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। थैंक यू।